नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी आतंक पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नॉनस्टॉप जारी रहेगी। इसकी झलक तब मिली जब लगातार दूसरी बार विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। जयशंकर ने आतंक पर पाकिस्तान को घेरा और कहा कि आतंकवाद अच्छे पड़ोसी की नीति कभी नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से आ रही बातचीत की गुहार को सिरे से खारिज भी कर दिया और कहा कि आतंक जारी रहने तक दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। तो वहीं पाकिस्तान मोदी स्ट्राइक से भी त्राहिमाम कर रहा है। दरअसल चुनावी नतीजों के ऐलान के 6 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने छोटे संदेश में पीएम मोदी को बधाई दी, तो जवाब में मोदी ने भी सिर्फ शुक्रिया शाहबाज कहा। लेकिन शहबाज के उलट उनके भाई नवाज शरीफ ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मुबारकबाद देते हुए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आइए नफरत की जगह उम्मीद को लाएं। दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों की नियति को आकार देने के मौके का लाभ उठाएं। निया नवाज के ट्वीट का जवाब देते हुए मोदी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। कहा कि भारत के लोग हमेशा शांति, सुरक्षा और प्रगतिशील विचारों के पक्षधर रहे हैं। लोगों की भलाई और सुरक्षा बढ़ाना हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है और रहेगी। माना जा रहा है कि इसके जरिए मोदी ने सीमा पार आतंकवाद पर प्रहार किया है और पाकिस्तान को आतंक पर लगाम कसने की नसीहत भी दबी जुबान में दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान परस्ती में फन उठा रहे आतंक के सपोलों पर आखिरी प्रहार की तैयारी में जुट गई है और साथ ही पाकिस्तान को भी जवाबी कार्रवाई का अब डर सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बातचीत की गुहार लगा रहा है। करेंगे इससे जुड़े हर पहलू पर बात और सवाल, वो भी ताल ठोक के। लेकिन उससे पहले ये बहुत छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। भारत आज घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। आतंकवाद है, बॉर्डर हमारा परमेबल है, इसमें हर जगह कंट्रोल नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट बी द पॉलिसी ऑफ अ गुड नेबर। अल्लाह करे कि ये मुबारकबाद जो है ना उस पर अमल भी करें वो। तो सिर्फ राजनीति करने के लिए आप भाषण देते रहो कि साहब शांति आ गई, 370 हटाने के बाद शांति आ गई। कहां से शांति आई बताइए। चुनाव के दरमियान बोल रहे थे देखो हमारी वजह से हमने 370 लाया और जम्मू कश्मीर में इतनी शांतता है। क्या हुआ देखो भाई। लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है। तो आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं ताल ठोक के। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान है और न केवल हिंदुस्तान से बल्कि आज पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। देखिए, मैं पैनलिस्ट से इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो कि चेयरमैन हैं AIATF के, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम साहब जुड़ेंगे। हमारे साथ SP वैद्य जो कि पूर्व DGP रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो जुड़ेंगे। सुशील पंडित राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। अश्विनी सिवाच हमारे साथ होंगे, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ इरशाद अहमद खान होंगे जो PMLN के नेता हैं, और हैदर हयात होंगे वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। इनके साथ हसन दुरानी साहब भी होंगे पाकिस्तान से, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले मैं इरशाद अहमद साहब का रुख करूंगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे पाकिस्तान वाले मेहमानों का भारत में खासकर मैं स्वागत करता हूं। इरशाद अहमद खान साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से है। ये मैं आपके नवाज शरीफ साहब के ट्वीट पर अपने प्रधानमंत्री साहब का जवाब पढ़ रहा था, तो इसकी अंतिम जो लाइनें हैं दो, एडवांसिंग द वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल शैल ऑलवेज रिमेन आवर प्रायोरिटी। मुझे लगता है नवाज साहब की अंग्रेजी इतनी तो अच्छी है कि वो इसका मतलब समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं अनुराग ये कहूंगा कि मैं आपके चैनल पे हमेशा ही कहता हूं कि हम मोहब्बत और अमन का पैगाम भेजते हैं। आप शांति की बात करते हैं, शांति पता नहीं किसी औरत की बात करते हैं, बंदूक लेकर नहीं भेजा जाता है। इरशाद अहमद खान साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी इतिहास के पन्ने पलटना शुरू कर दूंगा मैं तो फिर डिबेट डिरेल हो जाएगी। अनुराग मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा पूरा बोलिए। बोलते रहिएगा।
मैं ये कहूँगा कि देखिए, हम जब तक आप यहाँ अगर शांति को ढूंढ रहे हैं तो शांति मिलेगी आपको फौज के जाने के बाद मकबूजा कश्मीर से। अच्छा। जो लाखों फौजी आपने निहत्ते कश्मीरियों को मारने के लिए कश्मीर की चिंता आप क्यों कर रहे हैं इरशाद अहमद खान साहब? देखिए, आप डिबेट गलत तरीके से शुरू कर रहे हैं, फिर कहेंगे मुझे बोलने दो। मैं कश्मीर पर तो आपको नहीं बोलने दूंगा, वो तो मेरे देश का हिस्सा है, उस पर आप क्यों बोलेंगे? आप कश्मीर में शांति को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? मैं शांति इसीलिए कि वही होता है जो कुछ होता है। हाँ। आपकी दिल्ली में क्यों नहीं होता? करता कौन है? कश्मीर में करता कौन है? करता कौन है सर? करता कौन है? वो करते हैं जिनको आप मारते हैं, जिनकी फौज, जिनके बच्चों को आपकी फौज मारती है, जिनको आप मारते हैं, जिनको आपके आतंकी मारते हैं, वो बदला लेते हैं अपना। हमें क्या जरूरत है? ठीक बात है, ठीक बात है। परवेज मुशर्रफ कहकर गए किस तरीके से करगिल में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा घोंपा था। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? आपकी आस्तीन में सांप पलते हैं। आप अपने आतंकवादियों को पहचानते नहीं है। कसाब की बॉडी लेने से आप मना कर देते हैं और आतंकवादी हमारे बताते हैं। कसाब भी आप ही लोगों का था, वो आपका फालतू था। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आप ये मुझे जवाब दीजिएगा। सिर्फ कई लाख फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और आपकी क्यों नहीं लगाएंगे साहब? कश्मीर हमारा है, हम वहां पर चाहे तो फौज लगाएं, चाहे वहां पर कुछ लगाएं। कश्मीर में हमारी फौज है, उसमें आपको दिक्कत क्या है? हमारे देश में हमारी फौज नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान के रेंजर्स होंगे? क्या वहां पाकिस्तान के रेंजर्स लगेंगे? कश्मीर में पाकिस्तान के रेंजर्स लगेंगे? फिर मुझे ये बताइए, फिर आतंकी कहां से आ जाते हैं? आपको मैं एक सवाल कर रहा हूं कि फिर आतंकी कहां से आते हैं? इसका मतलब आतंकी खुद पैदा करते हैं आप। अच्छा, इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पे। अच्छा, अबू हमजा हमने पैदा किया, ओसामा बिन लादेन हमने पैदा किया, नहीं अबू हमजा हमने पैदा किया है। कमाल कर रहे हैं। पुरानी बात होगी। जैश ए मोहम्मद हमने पैदा किया है, जैश ए मोहम्मद हमने पैदा किया, लश्कर तैयबा हमने पैदा किया। कैसी बातें कर रहे हैं इरशाद अहमद खान साहब? कैसी बातें आप कर रहे हैं? खैर, पाकिस्तान से लगा, मैं बताऊंगा आपको। देखिए कौन, मैं सुनिए मैं आपको ऑफिशियल मारे हैं ये बंदे, इनको देखिए। सुनिए, बिट्टा साहब आपकी गलतफहमी दूर करेंगे। मैं बिट्टा साहब को इस डिबेट में ला रहा हूं। इरशाद साहब बहुत टाइम मिलेगा आपको। बिट्टा साहब मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट के लिए हैं, उन्हें सुन लेते हैं। आप तो पूरे 40 मिनट रहेंगे मेरे साथ। मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी ये कह रहे हैं कि हम आतंकवादी पैदा करते हैं, इन्हें कश्मीर की हमसे ज्यादा चिंता हो रही है। कह रहे कश्मीर में आपने अपनी फौजें लगा रखी हैं। बताइए, अपने देश में हम अपनी फौज नहीं लगाएंगे तो क्या पाकिस्तान के रेंजर्स को लगाएंगे? देखो जी, पहले तो मैं इनको बता दूं, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मिलीजुली सरकार बनी है। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, इनके मन में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मिलीजुली सरकार बनी है और पाकिस्तान के अंदर जब चुनाव हो रहा था, इनकी प्रेयर चलती थी, इनके फतवे पढ़े जाते थे। मेरा बीजेपी से कोई तल्लुक नहीं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, चाहे कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए, ताकि हम दोबारा आतंकवाद की शुरुआत करें। जो आतंकवाद को हमने नथ डाली, कंट्रोल किया आतंकवाद को, उसको नथ डाली हमने, निचोड़ा है उनको। और दूसरी बात सुनो, इनको बता देना चाहते थे गलतफहमी में, पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, इसका जवाब 10 दिन के अंदर मिलेगा आपको। हम सरकार में नहीं है, हमारा सरकार से तल्लुक नहीं है, और ये आज का भारत है। हम बार बार कहते हैं, जब पाकिस्तान में फौज के कैंप के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चों का कत्लेआम हुआ था, तो हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर माँ बहन रोई थी कि पाकिस्तान के बच्चे नहीं थे, ये हिंदुस्तान के भी बच्चे थे जो पाकिस्तान में सैनिक स्कूल में मारे गए। और ये यात्रा करने वाले, उनके छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम क्या हिंदुस्तान करेगा? सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा जिन लोगों को आप मारते हैं उनके बच्चों ने कत्लेआम किया, ठीक है बेटा साहब जवाब ले लेते हैं। क्यों बच्चों का कत्लेआम करेंगे? क्या ये मानवता कहती है? मानवता कहती है ना पाकिस्तान में कत्लेआम हो, ना हिंदुस्तान में हो, ना इजराइल में हो, ना कहीं यूक्रेन में हो, ना रशिया में हो। मानवता ये। जी इरशाद साहब जवाब दीजिए, इरशाद साहब जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे बिट्टा जी कह रहे थे कि खुदा करे ऐसे हो कि अमन शांति का आप दिल और जान से अहद करें, लेकिन क्योंकि बगल में छुरी मुंह में राम राम आप लोगों का ये पैगाम,
हम क्यों दुआएं कर रहे थे कि मोदी जी की सरकार ना आए? इसलिए कर रहे थे, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरे सिख हिंदुस्तानी है, हिंदू सिर्फ हिंदुत्व बनाना चाहते थे वो, इसलिए हिंदुस्तानी नहीं, भारत में रहने वाला, मेरे से पूछो, हर भारत में रहने वाला मैं कौन हूँ? करता था कि मोदी की सरकार बाद में हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज बेटा जी उन्होंने पैगाम दिया कि आपने जो हिंदुस्तानी की बात की, आपने जो हिंदू की बात की, मेरे से मेरा सवाल पूछो, उन्होंने अमन तबाह करना है, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, याद रखिएगा, पहले हिंदुस्तानी हूँ। जो कुछ करना है उन्होंने वो करके दिखाएंगे। बेटा जी मैं कह रहा हूं कि अमन खराब, उन्होंने पता चलेगा इनको सालों को जिन्होंने गोलियां चलाई है ना, मरवा दिया, पाकिस्तान पे लगा दिया। मेरे वज़ीर आज़म ने भी मोहब्बत का पैगाम भेजा, मेरे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी मोहब्बत का पैगाम भेजा। सरकार है, ठीक है, मेरी सरकार नहीं, ये हिंदुस्तान की वो आतंकवाद से लड़ने वाली सरकार है। पैगाम भेजा, एक चलेगी 100 चलाएंगे, याद रखिएगा। ये आज का भारत है जनाब। इरशाद साहब, मोहब्बत के पैगाम का हम इस्तेमाल करते हैं। इरशाद साहब, क्यों लड़ाई से क्या मिलने वाला है? बताइए, लड़ाई से क्या मिलेगा? आपका जवान अगर मारा जाता है क्या हमें खुशी नहीं है? हमें खुशी नहीं है अगर आपके जवान के ऊपर भी गोलियां चलती है। ठीक है बिट्टा साहब, शांत हो जाइए, अमन शांति रहे। ठीक है बिट्टा साहब, अमन शांति रहे। बिट्टा जी आपका मैसेज क्लियर हो गया है। इरशाद अहमद खान साहब, मोहब्बत के पैगाम का हम इस्तकबाल करते हैं, लेकिन मोहब्बत के पैगाम कबूतरों में बांध के भेजे जाते हैं, ग्रेनेड से बांधकर नहीं भेजे जाते हैं। और आपने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम करेंगे। आपने 71 में कोशिश की, आपने करगिल में कोशिश की, आपने अजमल अहमद का साहब को भेजा, आपने तब कोशिश की और हर कोशिश का खमियाजा आपने भुगता है। आपने पुलवामा में कोशिश की, उसके बदले आपको जब घर में घुसकर मारा गया तो आप यूएन में रोने चले गए और आप इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। आप देखिए इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं कि मोदी जी को इसलिए पसंद नहीं करता था हिंदुस्तान के लोग। हमने तो वोट नहीं दिया, हिंदुस्तानों ने सरकार बनाई। अरे मजबूत सरकार बनाई हमने, चाहे मिली जुली है, मजबूत सरकार है जनाब। नहीं बनी, बहुत जल्दी खत्म होगी आपके। अरे हिंदुस्तान का आवाम कभी इसको खत्म नहीं करेगा। हिंदुस्तान ये आपके मन में है, हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, हमारे लिए बीजेपी नहीं है, हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है। ये आपके फतवे पड़े जाते हैं जनाब कि ये सरकार टूट जाएगी, ये आपके फतवे पड़े जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि खुदारा अपनी इन गिदड़ भक्तियों से बाज आ जाइए। परवेज मुशर्रफ कहा करते थे मरहूम के वो वक्त नहीं कि गोली मारी पहाड़ पे चढ़ गया, अभी ऐसा मारे। अरे वो वक्त और थे जब लाल कार्ड से स्वागत किए जाते थे, जब आपने दीनानगर की पठानकोट की घटना की, क्या उसके बाद पाकिस्तान से वो बात हुई? गोली चलाते हो, गोली का जवाब। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को अब डिबेट में लाता हूँ, बाकी मेहमानों को डिबेट में लाता हूँ। इरशाद अहमद जी शांत हो जाइए। बिट्टा जी शांत हो जाइए। होता है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, वो भारत और आज का भारत, याद रखिएगा, मोदी जी एक बात कहते हैं, छेड़ते नहीं, जो छेड़े उनको छोड़ते नहीं। 10 दिन का जवाब अंदर मिलेगा आपको, मैं गारंटी से कहता हूँ। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, जवाब आपको मिलेगा। ठीक है बिट्टा जी, चैनलों के अंदर। ठीक है बिट्टा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जुड़ने के लिए, जी न्यूज से ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। जफर इस्लाम साहब, इरशाद साहब शांत हो जाइए, अब मैं बाकी मेहमानों को भी लेके आता हूं। जफर इस्लाम साहब, साफ तौर पर चुनावी रैली के दौरान मोदी साहब ने कहा था, जब हमने फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुना था कि भाई अगर पीओके को मिलाने की बात मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, तो मोदी जी ने कहा था कि नहीं पहनी है तो पहना देंगे चूड़ियां। आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है? देखिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वजीर आजम ने कहा है, उस पर हमने जो भी कहा है अमल करेंगे और अमल करते भी हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम अमल करते हैं। जो हम पे आग दिखाता है हम उनकी आंखें निकाल लेते हैं। जो हमसे लड़ाई करने का दावा करता है हम घर पे घुस के मार देते हैं। लेकिन हम छेड़ते नहीं। जब हमको कोई छेड़ता है, जैसा बिट्टा जी करते हैं, तो हम उनको छोड़ते भी नहीं। तो ये हमारी पॉलिसी, हम इस पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शांति से मैं बता दे रहा हूँ हमारी रणनीति क्या होती है। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ होती है। हम किसी को
अब जहां भी किसी भी कंट्री में पीस अमन भंग नहीं करना चाहते हैं, और खासकर पाकिस्तान जैसे कंट्री जहां पर लोग आज खुद ही परेशान है, लोग भूखे मर रहे हैं। अभी सोमालिया जैसी हालत हो गई पाकिस्तान की, वहां के दो ही तरह के लोग हैं, खान साहब जो हैं जिनको टाई वाई लगा के खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, और बाकी लोगों के बस कपड़े पर, बदन में कपड़े नहीं है, ऐसे नंगे भूखे चल रहे हैं। तो दो तरह के, आटा के लिए लड़ाई झगड़ा, मौत हो जाती है, मर्डर हो जाता है आटा के लिए, और यहाँ पर एक सूट बूट पहन के आने। तो दो तरह के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि लोगों की जिंदगी के लिए, पीस के लिए और वेल बीइंग के लिए ध्यान रखिए। हम अपने देश में अपने लिए अमन और अपने देशवासियों के लिए सुरक्षा और उनके लिए काम करने के लिए, उनके जिंदगी में बेहतरी उसके लिए काम करते हैं। और आप क्या करते हैं? आतंकवाद की फैक्ट्री। आप क्या करते हैं? आपस में ही लड़ते रहता, आप आपस में मारते रहते हैं अपने घर में। कोई यहाँ स्कूल में मार दिया, वहाँ स्कूल मार दिया, वहाँ थक गए तो फिर हिंदुस्तान के चक्कर में आते हैं। हकीकत यह है कि पहले अपने गरीबा में झांक के देखिए। आप इतने कमज़ोर देश है, आपके सामने जो चींटी के सामने एक पहाड़ सा हाथी खड़ा है, उसके बाद भी आप पंगा लेना चाहते हैं। कभी भी आपको कुचल दिया जा सकता है, ऐसी हालत है। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि अगर आप किसी पार्टी के, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन, वैसे आप भी किसी पार्टी के वहां पर लग रहा है, नवाज शरीफ की पार्टी जी, नवाज शरीफ की एक पार्टी मैसेज लेके जाइए जी, एक मैसेज लेके जाइए। मैं बहुत समझदारी से और बहुत साफ लफ्जों में आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, आप इस स्थिति में भी नहीं है कि आप आंख उठा के देख लीजिए। लड़ाई तो छोड़िए, आंख उठाने की स्थिति में नहीं तो क्यों अपनी आंखें निकलवाना चाहते हैं? क्यों अपने आप को बिल्कुल अपाहज बनवाना चाहते हैं? ऐसी हालत जो आपके खाने के लिए नहीं, और भी लोग जो खा रहे हैं उनके भी खाने खत्म हो जाएंगे एक बार अटैक होगा तो। इसलिए पीस जो है, जो जैसा वजीर आजम ने हमारे कहा कि पीस और अमन, और दूसरी बात कहा था कि आप वहां के लोगों को काम करना चाहिए, वहां के लोगों के नौकरियां के बारे में। बस इस तरह के ध्यान दीजिए कि अपने मुल्क में अमन हो आपके यहाँ, दूसरे मुल्क की तरफ आंख निकाल के मत देखिए, उससे आपका नुकसान हो जाएगा। और पीओके जो है वो आपके लोगों ने तो कह दिया, आपके सरकार ने भी कह दिया पीओके फॉरेन टेरिटरी, हम उसको जल्दी वापस ले लेंगे। लोगों को इस बात का इत्मीनान है कि हम जल्दी वापस लेने वाले। और इस देखिए इंशाल्लाह अगर सही रहा सब कुछ तो इसी इरशाद अहमद खान साहब को ज़फर इस्लाम की बात चुटकुला लग रही है। वो भी आपने देखा था किस तरीके से शहबाज शरीफ जब पीओके गए थे वहां पर चुटकुले सुन रहे थे। आपके लिए पीओके चुटकुला होगा? इरशाद अहमद खान साहब हिंदुस्तान के लिए नहीं है, हिंदुस्तान उसे वापस ले लेगा। आप जुल्म ढा रहे हैं, क्या बोलते हैं आप? इंशाअल्लाह उसे वापस ले लेगा। खान साहब, इरशाद अहमद खान एक भाई एक बात बता रहे, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपको कह रहे कि पीओके में जिस तरह से आप हिंदुस्तानियों पे जो आप तशद्दुद कर रहे हैं, जो वहां दहशतगर्दी कर रहे हैं पीओके में, वो साहब हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं। हमें उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। और वो उस सरजमीन को जो हमारे देश का हिस्सा है उसको आपके चंगुल से निकलवाना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको मारेंगे, आपके लोगों को मारेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों को बचा के लाएंगे और उस जमीन को भी हासिल कर लेंगे। ये हमारा नजरिया है, हमारी सोच है, ये हमारा आपके इरादा है और इसमें हम अमल करने वाले हैं। इरशाद अहमद साहब, आपके मुल्क से और भी मेहमान हैं, उनको भी लेने दीजिए। लेकिन उससे पहले आपने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मैं एसपी वैद्य साहब से लूंगा, जो कि फॉर्मर डीजीपी रहे जम्मू कश्मीर में। एसपी वैद्य साहब, ये इरशाद अहमद खान साहब जो पीएमएलएन से हैं, नवाज शरीफ की पार्टी से, ये कह रहे हैं कि अगर आपके कश्मीर की सरहदों पर आपकी सेना तैनात है तो फिर पाकिस्तान से आतंकी दाखिल कैसे हो जाते हैं? इन्हें बताइए जरा। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले नमस्कार। ये इरशाद अहमद खान साहब खुद जानते हैं कि ये इनका देश में जो सेना है, इनके जो लोग हैं, ये दोगले हैं, झूठे हैं। ये आज एक बात करेंगे, कल कुछ करेंगे। अगर हम फेंस करते हैं तो जब बॉर्डर पे फेंस बनाया जाता है तो ये उसको काटने की कोशिश करते हैं। जब उसको इलेक्ट्रीफाई किया जाता है तो नीचे से टनल निकालते हैं, प्लास्टिक की स्टेयर यूज करते हैं। उसके बाद जब वो भी इनकी चाल फेल हो जाती है, उसके बाद ये ड्रोन
टेक्नोलॉजी आती है उसका इस्तेमाल करते हैं। हम ड्रोन एग्रीकल्चर और मेडिकल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए करते हैं। अच्छे देश टेक्नोलॉजी को अच्छे काम के लिए यूज करती है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रग्स भेजेंगे, हथियार भेजेंगे। अब चाइना से ऐसे भी ड्रोन लाए हैं जिससे आतंकियों को भी ड्रॉप किया जाता है। तो इनका कारनामे, इनफैक्ट इट इज बिलो माय डिग्निटी टू सिट विद देम। मैंने देखा है पिछले 35 सालों में किस तरह से इन्होंने अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, बेईमानी की है। हमारे क्या बने? जो देश अपने लोगों का नहीं हो सकता वो दूसरों का क्या भला करेगा? आप देखिए पाकिस्तान में तराई लोग किस तरह से आटे चावल के लिए रो रहे हैं, हर छोटी छोटी चीजों के लिए। तो आप जो अपना मुल्क अपने लोगों का नहीं हो सकता, जो वो दूसरों के लिए क्या करेगा? और मोदी जी के लिए बाकी सारे पड़ोसी आए और उन्होंने शुभकामनाएं दी। इनके पास होता ही टेररिज्म है, ये वही गिफ्ट कर सकते हैं मोदी जी को और अब भारत को ऐसे मौके पे, जबकि एक अच्छा नहीं तो अब अगर टेररिज्म गिफ्ट किया जाता है तो रिटर्न गिफ्ट भी उससे बड़ा दिया जाता है वैद्य साहब। ये इस बात को भी पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। चलिए मैं आपको लेकर के आऊंगा सर डिबेट में। हैदर हयात साहब है हमारे साथ, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट। हैदर हयात साहब, भारत का बहुत साफ और सीधा सा संदेश है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान की आवाम तो खैर आपके साथ ही है, पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये समझाएं कि भाई ये एक छोटी सी लाइन समझने में उन्हें दिक्कत क्या है कि आतंकवाद बंद कर दीजिए, बातचीत भी होगी। आतंकवाद जारी रखेंगे, बातचीत मुमकिन नहीं है। फिर बातचीत गोलीबारी से ही होगी, फिर बातचीत घर में घुसकर होगी और बंदूकें बात करेंगी, जैसे किया था बालाकोट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनुराग जी। देखें, जो बात आपने कही, हमारी हुकूमत और हमारे लोग बिल्कुल इसको समझते हैं कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। इसीलिए बार बार हम इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि भारत को दूसरे ममालिक के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। भारत को अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सीरियस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं हैदर साहब, बहुत सीरियस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात मत कहिए कि मेरी हंसी निकल जाए, ऐसी कोई बात मत कहिए कि मेरी हंसी निकल जाए, है ना। बहुत सीरियस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपकी हंसी नहीं, आप लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए एक्चुअली अनुराग साहब। आप लोगों को हम लोग सीना तान के न केवल अपने मुल्क में रहते हैं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो सीना तान के जाते हैं। यूएन में पाकिस्तान की तरह गिड़गिड़ाते नहीं है। शर्मिंदा आपको होना चाहिए। जो शर्मिंदा होता है वो यूएन में जाके गिड़गिड़ाता है कि बचाइए साहब, हिंदुस्तान घर में घुस के मारता है। शर्मिंदगी वो होती है, शर्मिंदगी ये नहीं होती जिसे आप कह रहे हैं। यूएन में कौन गया था अनुराग साहब? बताइएगा, कश्मीर के मामले पर सबसे पहले यूएन में गिड़गिड़ाने हाथ बांधकर कौन गया था? इसलिए ये आज के टॉपिक के ऊपर ही रहे तो बेहतर है, वरना मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। ये ना माजी पे मैं गया ना तो मैं उधेड़ के रख दूंगा आप सबको। आप लोगों को जो माजी आप लोगों के व्हाट्सएप पे आता है ना, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास सेक्सुअल चीजें हैं तो मैं तो आप एक एक को उधेड़ के रख दूंगा। इसलिए उन चीजों के ऊपर ना जाए, जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। आतंकवाद से ज्यादा आप लोग आटा दाल चावल पर आजकल रिपोर्ट कर रहे हैं और बातें हमारी हिंदुस्तान की शर्मिंदगी की कर रहे हैं। ये कमाल की बात है हैदर हयात साहब, ये कमाल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग आटा दाल खाते भी हैं और वॉशरूम्स में लूटते भी हैं, खाते भी हैं और लूटते भी हैं, और उसके लिए बंदूकें भी तानते हैं एक दूसरे के ऊपर। आपके मुल्क की तरह आपके तो मुल्क में 72 करोड़ लोगों के पास निकालने के लिए जगह नहीं है, तो आप लोग उनका खाने का अच्छा पता है, अच्छा हैदर हयात साहब पता है हम लोग, अच्छा सुनिए हैदर हयात साहब पता है हम लोग आटा लेने जाते हैं तो रुपए लेके जाते हैं, इंडियन करेंसी लेकर जाते हैं। AK-56 AK-47 लेकर नहीं जाते, AK-47 लेकर नहीं जाते। दुनिया के कई ममालिक में एक्सेप्ट नहीं होती, छोड़ दें इंडियन करेंसी को भी। और आप लोगों ने, आपके मोदी ने चूड़ियों की बातें की, मैं ये आपके जितने मेहमान हैं भारत से उन सबके लिए चूड़ियां लेकर आया हूं। खास तौर पे जो आपके कश्मीर के फॉर्मर DGP थे, कि शर्म आनी चाहिए उनको, DGP रहे हैं वो कश्मीर में,
और वो यहाँ पे आके बजाय इसलिए कि वो बताएं कि किस तरह उनकी फोर्सेस कश्मीर के निहत्थे नौजवानों पर जुल्म करती रही डिबेट हैं। के बाद ये चूड़ियां जो हैं वो इरशाद अहमद खान साहब को दे दीजिएगा। इरशाद अहमद खान साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद देते हुए दे दीजिएगा ये चूड़ियां। जो कार्टून आपने बिठाया था ना पहले, वो कर्नल बिट्टा, ये उस कार्टून के लिए और आपके लिए, आप लोगों के लिए, वो बिट्टा अकेला काफी है आपके लिए, वो बिट्टा अकेला काफी है आपके लिए। बेचे उसको किसी न्यूट्रल मुकाम पे, ऐसी की तैसी ना फेंक के। आप हिंदुस्तानी फौज को भी कार्टून समझते रहे। बालाकोट में आकर के उन्होंने बता दिया था, बालाकोट में आकर के उन्होंने बता दिया था। ये सारे आप लोगों के दिमागों की गलतफहमी है अनुराग साहब। हाँ। चलिए, दिमाग है तो सही हमारे पास, दिमाग है तो सही हमारे साथ। हैदर हयात साहब, दिमाग है तो सही। आपने मुहर तो लगाई कि हम हिंदुस्तानियों के पास दिमाग है, पाकिस्तानियों को लेकर के तो मेरा शक और गहरा हो गया है। चलिए खैर, मैं लाता हूं सुशील पंडित हमारे साथ हैं। आप लोग उतने ही कसूरवार हैं, बतौर जर्नलिस्ट आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग बजाय आज आप बैठे हुए, एक सेकंड मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मुझे पता है आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। ना खूब बर्दाश्त है। अरे साहब, आतंकवाद को छोड़ के सब कुछ बर्दाश्त है, सब कुछ बर्दाश्त है। इस चीज पर डिबेट करें कि भारत में मोदी उस चंद्रबाबू नायडू के आज जो है वो तरले कर रहे हैं। हमारे मुल्क की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। सुनिए हैदर हयात साहब, हमारे मुल्क की चिंता हम पर छोड़ दीजिए, आप अपने मुल्क की चिंता कीजिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सुनिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना, हमारे मुल्क के मसलात हम देख लेंगे हमें कैसे हल करने हैं। यहाँ पर बहुत मजबूत सरकार है, आपकी तरह भिखमंगी सरकार नहीं है यहाँ पर जो कटोरा लेकर इधर उधर चले जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। उस तरीके के प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमारे, है ना। चाइना, मेड इन चाइना सरकार नहीं है हमारे यहाँ, मेड इन चाइना सरकार नहीं है हमारे यहाँ। चलिए बहुत बोल लिया आप, इतना तो आप पाकिस्तान में नहीं बोल पाते होंगे यार। हैदर हयात साहब, इतना तो आप पाकिस्तान में नहीं बोल पाते होंगे जितना मैंने आपको मौका दे दिया। खैर, सुशील पंडित हमारे साथ हैं। सुशील पंडित जी, देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसी को कहते हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए बंद करे हिंदुस्तान। किस सरजमी की बात कर रहे हैं ये? अनुराग जी, आप कहां से पकड़ के लाते हैं जर्नलिस्ट के नाम पर? कैसे लोग? हमने नहीं पकड़े साहब, ये पाकिस्तान से छोड़े गए। हमने पकड़े नहीं है, ये पाकिस्तान से छोड़े गए। बताइए। आप ये कहते हैं कि हम इनके अंदरूनी मामलात में दखल देते हैं अफगानिस्तान के रास्ते आकर। अफगानिस्तान में सरकार इन्होंने जाके बैठाई है। इनका ISI का चीफ वहां होटल में बैठ के तय कर रहा था कि किसको कौन से पोर्टफोलियो मिलेंगे। जब तक वो सरकार नहीं थी कहते थे कि हम उनके कॉन्सुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो इनकी अपनी सरकार है वहां पर, इनके अपने बैठाए हुए गुमाश्ते हैं, इनके अपने मदरसों से निकले हुए तालिबान हैं। आज इनको क्या तकलीफ है? अच्छा, इन्होंने जो सजा के रखी हैं दुकानें, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये क्या कव्वाल हैं? ये मुजरा करते हैं? ये क्या हैं? ये दहशतगर्द तंजीमें हैं जो हिंदुस्तान में आकर के कत्लो गारत करती हैं। अरे साहब, खूंरेजी करती हैं। हैदर हयात साहब, आपके बीच में कोई नहीं बोला था भाई, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। बोलिए। तो ये लश्कर है, जैश है, हिजबुल है, ये कोई कव्वाल नहीं है, ये कोई रक्कासा नहीं है। यहाँ पर ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। ये यहाँ आकर के कत्लो गारत करती हैं, मासूमों का खून करती हैं, घर उजाड़ती हैं, आगजनी करती हैं, अगवा करती हैं लोगों को। और इनको पालने पोसने वाले ये लोग हैं, इनको खड़ा करने वाले, इनको पढ़ाने लिखाने वाले नहीं, इनके हाथों में बंदूकें बारूद थमाने वाले ये लोग हैं। और फिर ये हमको कहते हैं कि हम इनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं। आज इनको ये पेट दर्द हो रहा है कि हमारी सियासत में कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके तरले मार रहा है। अरे भाई, हम वोट देते हैं तो नेता चुन के आते हैं और वो आपस में तय करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। वहां पर वोट होने के बाद भी और वोट होने के बिना भी तरले करने जाना पड़ता है। रावलपिंडी उन जर्नैलों के जो पिज्जा बेचते हैं, उनका डे जॉब जो है वो देश को और अपने मुल्क को लूटना है, और नाइट जॉब है कि वो अपने इलेक्शंस को कैसे रिग करें और सियासतदानों को कैसे तलवे चटवाएं। ये लोग कम से कम हमें हमारी डेमोक्रेसी में कैसे चलना है, पार्टियां कैसे एक दूसरे के साथ ताउन करें, कोऑपरेट करें, कैसे सरकारें चलाएं, कैसे मैंडेट लिया जाता है, कैसे गवर्न किया जाता है, कम से कम सीखें हमसे। हमको नसीहतें देना बंद करें
अपने मुल्क की हालत देखें, नसीहत देने लायक बचे नहीं है ये। लेकिन क्या मतलब, इनको जिनको शर्म के मारे मुंह छुपाना चाहिए था कहीं, वो लोग अब बैठ के नसीहतें देते हैं हमको, और फिर हमें बैठ के सुनना पड़ता है इनको, क्योंकि पड़ोसी हैं। क्या करें? हमारे साथ जिस तरह के इन्होंने ताल्लुकात रखे हैं, कहते हैं बात क्यों नहीं करते आप। अटल जी बात करने गए थे तो पीठ में छुरा घोपा करगिल कर दिया। बिल्कुल, और परवेज मुशर्रफ ने इसका कन्फेशन किया था। परवेज मुशर्रफ ने इसका कन्फेशन किया था। बिल्कुल, मोदी जी गए थे, बिन बुलाए चले गए थे, दिल खोल करके लाहौर नवाज शरीफ के पास। हफ्ते भर के अंदर इन्होंने नगद भुगतान कर दिया साहब, पठानकोट कर दिया। ये किसी एतबार के लायक लोग हैं? एहसान फरामोश मुल्क, पूरी की पूरी नस्ल बिगड़ गई है इनकी। एक जमाने में हमारा हिस्सा हुआ करते थे, किसी को यकीन होगा कि ये भारत का हिस्सा थे। इनको लीज पर कुछ जमीन क्या दे दी, ठीक है, जिसको कहते हैं कि चूहे के हाथ एक हल्दी की गांठ लग गई, वो पंसारी बन बैठा, या फिर कहिए बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया हमने। ये ज्यादा माकूल रहेगा। बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया हमने, हमारा ही गला काटने पर आमादा हो गए। हसन दुरानी साहब भी हमारे साथ। हसन दुरानी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हैं। हसन दुरानी साहब, लश्कर तैयबा हमने नहीं बनाया और ना हिंदुस्तान में उसका हेडक्वार्टर है। जैश ए मोहम्मद हमने नहीं बनाया और ना हिंदुस्तान में उसका हेडक्वार्टर है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में कहां है आपको भी नहीं पता था। अमेरिका के सील कमांडोज ने बताया कि वो कहां है। अजमल आमिर कसाब के गांव फरीदकोट पंजाब प्रांत में, जो आप किसी को जाने नहीं देते मीडिया वाले को, आप उसकी बॉडी लेने को तैयार नहीं हुए और शर्मिंदा होने की तोहमत हम पर लगा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनुराग आपका शुक्रिया। ठीक है, बहुत देर की मेहरबान आते आते बारी मुझे आपने दी है, तो आपके पास वक्त जो है सिर्फ कोई 5 से 7 मिनट रह गया होगा। लेकिन उसमें मैं सबसे पहले, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, आपने कहा कि मैं पॉलिटिकल जो है एनालिस्ट हूँ या मैं पॉलिटिकली चीज़ों को रिपोर्ट करता हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ये तो वैलिड नहीं है ना, मेरे से तो आपका ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। भाई आपने जो इंट्रोडक्शन दिया तो डेफिनेटली मुझको ज्यादा ठीक है, ठीक, बोलिए। जो हैदर हया से करेंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से बताएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको जर्नलिस्टिक एथिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो उसमें उसके मुताबिक आपको तो फिर ये भी बात करनी चाहिए कि कनाडा ने जो था अपनी पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने जो एक तकरीर की थी, जो फैक्शन फिगर दिए थे, और उसके बाद आपके मुल्क के अंदर जो तमाम दुनिया के ममालिक इकट्ठे हुए थे, और वहीं पे हमारे ये सुशील पंडित साहब जो थे, उन्होंने जो था कनाडा के वजीर आजम के बारे में यहाँ तक इन्होंने बहुत अच्छी गुलफिशानी की थी कि ये अपना एक कोई अडिक्ट थे और वो किसी किस्म की कोई ड्रग्स ले रहे थे, और वो 2-3 दिन तक तो अपने कमरे से निकले भी नहीं थे, और कुत्ते बकायदा इनको भेजे गए थे। ये सुशील पंडित साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है इस बात से डिनाई नहीं करेंगे कि उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है सर। दूसरी बात ये कि इस वक्त सर ये आज तक सबूत नहीं दिया है कनाडा ने। नहीं सर, कनाडा ने दुरानी साहब, आज तक कनाडा ने एक सुतली का सबूत नहीं दिया है, एक लफ्ज सबूत नहीं दिया है, कागज नहीं दिया है। मैं बात हो तो पूरी करें ना। ये कौन सी बेपर की बात है जो आप उड़ा रहे हैं? आपने जो आज तक कनाडा से हम मांगते रह गए कि हमें सबूत तो दीजिए, आज तक सबूत नहीं आया है। हम आपको डोजियर भेजते हैं कि मुंबई पे आपने जो हमला किया उसमें कौन लोग थे, कैसे हुआ, हमने आपको डोजियर भेजे। कनाडा ने हमको आज तक आप इल्जामात सुशील पंडित पर लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सफाई देंगे उस पर। मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैं यहाँ किसी की मानहानि नहीं होने दूंगा, ना आपकी ना सुशील पंडित की। अनुराग, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सुशील पंडित साहब का जो बयान था, जो साबित ना हुआ वो इल्जाम ही होता है, जो साबित ना हुआ वो इल्जाम ही होता है। मेरा सिर्फ ये मुतालबा था कि जस्टिन ट्रूडो ने या कनाडा की सरकार ने आज तक सबूत का एक हरफ पेश नहीं किया है। सारे के सारे इल्जामात हैं, सारे के सारे इल्जामात हैं। पंडित साहब तो काइंडली जरा सर, आप एक इंडिया की इलीट जो एजेंसी है, और खासतौर पे जो आपको सीक्रेट एजेंसी है आप कह लें, या जिस तरह की भी है, उसके आप मेंबर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन काइंडली थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर ले बात को, और खासतौर पे इस उम्र के अंदर जब इंसान दुरानी साहब थोड़ा बहुत चीजों को कंट्रोल करना सीख लेता है। इतना बेमुरवत भी नहीं हुआ जाता। आपके अल्फाज थोड़ा तौल के बोलिए साहब। भाई मैं इससे भी ज्यादा बेमुरवत हो सकता हूं अगर आप किसी को
करना छोड़, अगर मुसलसल करते रहेंगे तो आप सुथरा बोले, सच बोले, मैं आपको गौर से सुनूंगा। आप काइंडली चुप कर जाइए, आप काइंडली चुप कर जाइए, कुछ नहीं होता। झूठ के सामने कैसे कोई चुप रह सकता है भाई? आप मुसलसल जब झूठ बोल रहे होते हैं तो मेरी भी बर्दाश्त देखे ना, मैं किस तरह आप लोगों को किस तरह चुप करके आप अच्छा, तो इसे आप झूठ बोलने पे आमादा हैं, इसलिए क्योंकि सुशील साहेब आप काइंडली प्लीज मेरी बात सुन लेंगे। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता, 2-4 मिनट है मेरे पास, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद बात बोलिए, जितना झूठ बोलना है बोलिए। आपने ये कहा कि जनाब कश्मीर के ऊपर हम बिट्टा साहब ने ये फरमा के गए हैं कि 10 दिन के अंदर हम जवाब दे देंगे। इसका मतलब है कि बिट्टा साहब इस वक्त पूरे इंडिया के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, या एक ऐसे पूरी इंडिया के सबसे जो आपका बड़ा चैनल है उस पर बैठ के बाकायदा पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि वो उसके ऊपर किसी किस्म का हमला करना चाह रहे हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम, ये उनका एक स्टेटमेंट को जवाब देने के लिए कहा है, हमला करने के लिए नहीं कहा है। नहीं, हसन दुरानी साहब, जवाब को हमला मत कहिए, जवाब को हमला मत कहिए। अगर आप ये माने बैठे हैं कि हिंदुस्तान हमला करेगा तो इसका मतलब है कि किस मामले में आपको पलटवार दिया जाएगा। इसका मतलब आपको मालूम है कि रियासी में क्या हुआ है और किसने किया है। अबू हमजा कौन था? पाकिस्तानी फौज का कमांडर था उस हमले में शामिल, पूर्व कमांडर। आपके ए.के. सिवा साहब ने जो है कल एक आप ही के चैनल के ऊपर बैठ के बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी ये 2 साल से हमारे अंदर घुसा हुआ है। भाई ए.के. सिवा साहब को पता है कि अगर वो आपके अंदर 2 साल से घुसा हुआ है तो आपने उसको अब तक एलिमिनेट क्यों नहीं किया? आप क्यों बार बार जो है पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं? भाई आप अपने गिरेबान में भी झांक के देखो ना, आपसे चीजें एलिमिनेट। अरे जब हम अपने गिरेबान में झांकते हैं तो आपके आतंकवादी मिलते हैं उसमें। अपने गिरेबान में जब हम झांकते हैं तो पाकिस्तान के आतंकवादी निकलते हैं वहां से। क्या कीजिएगा बताइए? अपने गिरेबान में झांकते हैं तो आपके आतंकवादी निकलते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सीवाच जी भी हैं, मैं उनको भी अब डिबेट में लाना चाहूंगा जी। अगर जो बंदा आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह है आप उसको खत्म कर दो, क्यों यहाँ बैठ के इल्जाम लगा? आप आटा दाल चावल के लिए मोहताज हो गए, वहां आपके पीएम साहब चीन में कटोरा लेकर भीख मांगने जाते हैं तो खत्म तो आप हो ही रहे हैं। आप अपनी हरकतों से खुद खत्म हो रहे हैं, आपको खत्म करने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद खत्म हो रहे हैं सर। ठीक है, मैं अश्विनी सीवाच जी को भी लाना चाहता हूं। हसन दुरानी साहब आएंगे, लौटेंगे आपके पास। जवाब नहीं है हसन दुरानी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। अश्विनी सीवाच जी, क्या होना चाहिए? आपने पाकिस्तान का वर्जन सुन लिया। ये भले ही सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मंच पर मोहब्बत की बात करते हो, शांति की बात करते हो, लेकिन असली चेहरा क्या है ये खुद दिखा देते हैं और नसीहत हमें देते हैं कि हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें। क्या इलाज होना चाहिए? देखो अनुराग, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान कभी बदल नहीं सकता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। क्योंकि वहां पर जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। और पाकिस्तान की फौज कभी नहीं चाहती कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना रखा है। एक छोटा देश, बड़ी आर्मी। देखो 1/7 हिस्सा है भारत का पाकिस्तान, 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, 1/78 उसकी इकोनॉमी है, पर भारत से 80% उसने फौज रखी हुई है। ये एक वजूद उन्होंने बना रखा है, ये इमेजिनरी थ्रेट डेवलप कर रखी है भारत की तरफ से। सच्चाई ये है पाकिस्तान आज आतंकवाद का गढ़ है। आपके जो 100 इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं उसमें से 80 जो हैं या तो वो पाकिस्तान में हैं या उसकी रूट्स हैं। देखो आपको याद होगा अनुराग, हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, उसने बोला था एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में कि अगर आप सांप पालेंगे अपने कोर्टयार्ड में और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है इनको डस रहा है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सच्चाई है कि आतंकवाद पैदा करते हैं, भारत की तरफ भेजते हैं। इनको तो एक ही सबक है, जब हमारा उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, 18 जो लॉन्च पैड थे एक रात को डिस्ट्रॉय हुए, 42 टेररिस्ट मारे गए। और उसके बाद जब इन्होंने पुलवामा किया, बालाकोट जो खैबर पख्तूनख्वा में 90 किलोमीटर हमारा एयर स्ट्राइक किया और जैसे मोहम्मद का पूरा जो कैंप था उसको बर्बाद कर दिया। और उसके अंदर 22 जो थे मिलिट्री के जवान थे जो उनको ट्रेन कर रहे थे। तो सच्चाई यह है पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान मानने वाला नहीं है जब तक उसको सबक नहीं सिखाया जाए। और मुझे लगता है अब वो सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 का टाइम आ गया है। इसकी वजह है
क्योंकि अनुराग अब इनको लगता है कश्मीर घाटी तो बिल्कुल शांत हो गई है, वहां पर अमन शांति टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का है। अब ये रजौरी पुंछ की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये ड्रोन के थ्रू के अम्यूनिशन वेपन भेज रहे हैं, कभी ये क्वाड कॉप्टर की तरफ से भेज रहे हैं, मगर इनको पता नहीं कि भारत जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। और मुझे लगता है कि ये जो एक प्रकार सीज फायर हुई थी 2021 में, अब उसका भी कोई वजूद नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। क्योंकि आज इनको लगता है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के हाथ से गया। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लगा सकते आप, ना गिलगित बाल्टिस्तान में। वो लोग कहते हैं हम भारत के हैं और भारत में मिलना चाहते हैं। आज मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, नीलम, ददनियाल, सब जगह एक आवाज आ रही है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। आज वो सड़कों पे आए हुए हैं, तो पाकिस्तान को झांकना चाहिए अपने अंदर। इनको इन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन माना, इनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन किए। आज वो मिलना चाहते हैं क्योंकि भारत का हिस्सा है, इलीगली ऑक्यूपाई किया है। 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने अनकंडीशनली साइन किया था, तब से वो भारत का हिस्सा है और अब वो मिलना चाहिए। देखो ये सच्चाई है, ये अगले 6 महीने तक ये होगा। इसकी वजह ये है कि आज वहां के लोग चाहते हैं। और पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जो टूटने के कगार पे है। आज उसके 4 हिस्से हो सकते हैं। सिविल वार जैसी सिचुएशन है, खैबर पख्तूनख्वा, इरशाद अहमद खान साहब और पंजाब। इरशाद अहमद खान साहब, आप अश्विनी सिवाच जी की बात पर हंस रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी आपकी उम्र नहीं है इरशाद अहमद खान, सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये होना है। ऐसे बेवकूफ स्टेटमेंट देना अकल वाले का काम नहीं है, शूर वाले का काम नहीं है। $85 बिलियन तो अभी ये कर्जे पे घूम रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप बातें कैसी कर रहे हैं? अच्छा सुनिए, अच्छा अरे बात देखो इरशाद मोहम्मद साहब, आपका देश आतंकवादी देश है और आज की तारीख में टूटने के कगार में है। वो इसकी वजह यही है कि आपकी जो पॉलिसी है, आतंकवाद का आप साथ देते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, और आप आज अफगानिस्तान में भी आतंकवादी भेज रहे हैं। आपने जब तक सुधरेंगे नहीं, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। आप सुबह शाम मेरी फौज का नाम लेते हैं, कभी कहते हैं फौज के। ये सच्चाई है, ये आप माने कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के हालात हैं, मेरी फौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान फौज का है। ये इरशाद मोहम्मद साहब, आपका पता, आपका तो पाकिस्तान की आर्मी जो करती वो करते हैं, आप तो वो बोल रहे हैं जो वो चाहते हैं। सच्चाई है, पाकिस्तान टूटने के कगार पे है, इसकी सच्चाई है। इरशाद अहमद खान, अश्विनी सिवाच जी, आपकी जितनी उम्र है ना इरशाद अहमद खान साहब, उससे ज्यादा जंगें लड़ी हैं अश्विनी सिवाच जी ने। तो एक तो उनकी बात पर हंसिए मत, आप उनकी बात पर हंसिए मत। अब उन्होंने कह दिया है, हर बारी छक्के छुड़ाए हैं पाकिस्तान के, हर बारी छक्के छुड़ाए हैं पाकिस्तान के। 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, 1999 में इन्होंने अपने जवान लेने से मना कर दिया, उनको उन्होंने पाकिस्तानी नहीं कहा। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का जो वजूद है आप देखते हैं। इरशाद अहमद साहब, आतंकवाद के अलावा आपके पास और कोई फैक्ट्री नहीं है। हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, ये समझ आए आपको? अच्छा लेकिन मेरे पाकिस्तान के जितने मेहमान हैं, वो पाकिस्तान के मेरे जितने मेहमान हैं, मेरा शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा। आज आप जितना इंडियन टेलीविजन पर बोले हैं, जितना आप जी न्यूज पर बोले हैं, उतना पाकिस्तान में भी आपकी बात कोई नहीं सुनता होगा। अच्छा चलिए, जफर इस्लाम साहब से एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। जफर इस्लाम साहब, सिवाच जी ने कह दिया है कि स्ट्राइक 3.0 का भी टाइम आ गया है। मोदी सरकार 3.0 के जैसे अब पाकिस्तान पर स्ट्राइक 3.0 का भी समय आ गया है। योगी कह ही चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। क्या उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है इस हमले से जो पाकिस्तान ने अंजाम दिया है रियासी में? देखिए, हम जो भी करेंगे उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी यहाँ पर इस टीवी चैनल पे नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी सरकार बिल्कुल इस बात को जहन में बना चुकी है कि जो लोग, जब मैंने पहले कहा था कि पीओके को वो हमारी सरजमीन है,
इस बार 5 सालों के अंदर हमें इस अपने सरजमीन को वापस लेना है। वो हमारे भाई बहन वहाँ रहते हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं वो लोग। अरे हैदर साहब सुनिए, मैं इरशाद साहब सुनिए, जरा सुन लीजिए, आपके लिए फायदेमंद की बात है। थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा, आप जाके थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा, अपने मालिकों को बता दीजिएगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए, अरे आप देखिए तो फौज, आप अपने आईएसआई को देख, आप तो अपने आईएसआई और आपकी जो फौज है उसको मैं कह रहा रहने दीजिए, उसके बाद घुस के मारेंगे। दोनों में फर्क है कि नहीं? 71 के सरेंडर की तस्वीरें चल रही हैं। जफर इस्लाम साहब, इस वक्त ज़ी न्यूज़ पे 71 के पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इरशाद जी देख लीजिए, ये है आपकी आर्मी, ये है पाकिस्तान की आर्मी, घुटनों पर पाकिस्तान की आर्मी 71 से। इसीलिए आतंकवाद का सहारा लेना पड़ता है। आपकी आर्मी फेल है, लेकिन आपका आतंकवाद भी फेल करेगा हिंदुस्तान, ये दावा है, ये मैं दावा कर रहा हूं। पहले भी आपने कमर में छुरा घोंपा था। मेरी तो ये समझ में नहीं आता इरशाद साहब कि पाकिस्तानी फौज के जो अधिकारी हैं वो सीने पर मेडल किस बात के लगाते हैं? कौन सी जंग जीती है आपने? अरे मेडल तो जंग जीतकर मिलते हैं। कौन सी जंग जीती है आपने आजाद होने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद? मेडल अपने आप ही मेडल बनाकर खुद ही लगा लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आज ताल ठोके में सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात साफ है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेंगे। पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि अगर उसे बातचीत का रास्ता खोलना है तो आतंकवाद को बंद करना होगा। आज ताल ठोके में इतना ही। कल शाम 5 बजे एक और ऐसा ही अहम सवाल लेकर के आएंगे, सवाल पूछेंगे ताल ठोक कर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। ज़ी न्यूज़।